मैंने ये जुमला नहीं बोला कि आप अपनी शख्सियत को इन चीज़ों में कितना बिखेरेंगे, क्योंकि वो लफ्ज़ से होता है कि आप के हाथ से कोई बिखर जा रहे हैं, यानी नेगेटिव है। तो मैंने ये कहा कि इन नेमतों में कितना अपने आप को, नेमतों को समेटेंगे या साथ रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये आप अब वो ईयरली डिज़ाइन करेंगे, इसलिए वो ट्रेनिंग कैलेंडर जैसे हमारा कि हम 5 साल बाद कैसे चाहते हैं कि इस्लामाबाद क्लब में कौन कौन एम्प्लॉई किस किस लेवल पे ट्रेन हो, तो मंथली कैलेंडर हेल्प करता है हमें फोकस्ड रहने में। और फिर जब हम उसको डेली बेसिस पे लाते हैं तो हमें पता होता है कि जब हमसे कोई टाइम मांगता है डिस्कशन के लिए, बात करने के लिए, तो हमें ये पता होता है कि हमने दिन का कौन सा हिस्सा ऑलरेडी रिज़र्व्ड है फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कौन सी ट्रेनिंग के लिए रिज़र्व है, कौन सी मीटिंग के लिए रिज़र्व है। तो हमें अपने प्लान ऑफ एक्शन को डिज़ाइन करने में, इवेलुएट करने में और प्रिजर्व करने में हेल्प मिल जाती है। जी सर, इसमें हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा प्लान ऑफ एक्शन में? क्या मुराद है? टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम साल के तौर पर मैं एजुकेशन ले रहा हूँ साथ अपने गोल अचीव करने, तो डेफिनेटली मैं अपने फैमिली के टाइम को या अपनी पर्सनल लाइफ को जो है उसको मैं सेक्रीफाई कर रहा हूँ पर्सनल टाइम, उसमें वो फैक्टर पॉइंट इसमें डिपेंड करता है आप इसको कैसे परसीव करते हैं। यानी आपका सवाल यह है कि आपकी फैमिली, जब आप मुख्तलिफ एजुकेशन कर रहे हैं तो आप फैमिली, बच्चों का कुछ टाइम जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। यानी सेक्रीफाइस अगर आप उस सेंस में देखें तो कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है कामयाबी की, मगर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कीमत ऐसी ना हो जो बाद में पछताएं उस कामयाबी को। यानी एक कामयाबी हासिल करने के लिए अब 10 नेमतों से हाथ धो बैठें, ये कामयाबी नहीं होगी। तो सेक्रीफाइस ये होगा आपका कि आप बीवी बच्चों के साथ अपने गोल को शेयर करें। एक मैं आपको पॉइंट बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता है, जो हमें भी पता नहीं था। आप अपने गोल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते अगर आपने उनको अचीव करना है, ठीक है। ये हम सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए, बताने के लिए कि इसलिए सिर्फ कैरियर ग्रोथ की बात, कैरियर गोल्स की बात कर रहे हैं, लाइफ गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो आपके अपने हैं, पर्सनल हैं, वो आपके कॉन्फिडेंशियल हैं। आपने फैमिली गोल क्या सेट किया है, इकोनॉमिकल गोल क्या सेट किया है, आपके जो भी गोल्स हैं ना, वो आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, बल्कि उनको इस प्रोसेस में शामिल करें ताकि वो आपकी सपोर्ट बने, रेसिस्टेंस ना बने, वो रुकावट ना बने। वो यूँ समझें कि अगर आपको वो टाइम दे रहे हैं, आप उनका टाइम जो उनके लिए मखसूस था वो आप अपनी मेहनत पे स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको ये एहसास हो कि ये जो टाइम उनका था जो आप यू वर सपोज टू स्पेंड विद देम, जो आप अपने गोल पे स्पेंड कर रहे हैं, ये बेसिकली उन्हीं के ही गोल हैं। तो एक कंप्रोमाइज़ कह लें या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी आपको अपनी और अपनी फैमिली के साथ मिलके। जब तक फैमिली के साथ मिलके गोल डिस्कस नहीं करेंगे, डिफ़ाइन नहीं करेंगे, डिज़ाइन नहीं करेंगे, जैसे आप गोल का कुछ हिस्सा अपनी बीवी को दे सकते हैं, बच्चों की तरबियत है तो उसमें कहीं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से ये एरियाज़ है मैं ले लूँगा और ये एरियाज़ है वो तुम्हें संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे उधर बाहर भी अपने माइंड सेट को देखना होता है। इसी तरह बीवी के हकूक़ से मुतल्लिक़ हैं, ठीक है ना। आप कुछ एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उनको दे दें, कुछ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले लें। अगर आपकी मिसेज़ वर्किंग क्लास में आती हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपके क्या लाइफ प्लान गोल्स हैं जिसमें मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, और मेरे ये लाइफ प्लान है जिसमें मैं आप मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की, मियाँ बीवी की जब अंडरस्टैंडिंग इक्वल होगी और एक दूसरे के साथ अटैच होगी और एक दूसरे के गोल्स में इन्वॉल्व होगी, तो एक का फेलियर दूसरा उसको अपना फेलियर समझेगा। यानी एक के जो रीज़न्स हैं गोल अचीवमेंट के, वो जब तक दूसरे पार्टनर के इमोशनल रीज़न नहीं बनेंगे वो हमेशा दुई में ही बटे रहेंगे। कंप्लेन होती रहेगी कि ये मेरा वक्त था या ये मेरा हक था या ये मेरा फ़र्ज़ था। तो आपको बाहर से इतनी रेसिस्टेंस नहीं मिलेगी जितनी आपको घर से मिलेगी रेसिस्टेंस। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका फैमिली में कि आप किससे कितना शेयर करना चाह रहे हैं। यानी टेक्निकली कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो आप शेयर करेंगे तो अचीव कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका गोल आपने सिगरेट नोशी छोड़नी है, इसको जितना पब्लिसाइज़ करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जब आप पिएंगे तो फिर हर आदमी देखेगा, तो वो सोशल प्रेशर मिल के आपको रोकेगा। मगर आपने एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में, मिसाल के तौर पे शहजाद है और राजा सलीम साहब हैं, आप एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक ही सेक्शन में काम करते हैं,
तो आप दोनों का गोल अगर इक्वल है एक ही डिपार्टमेंट में कैरियर ग्रोथ का, तो उसमें डिपेंड्स कि फिर आप एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट में की बजाय जेलसी में बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल गोल होगा आपका क्या है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके एक ही डिपार्टमेंट में एक ही सेक्शन में 2 गोल सेट हो गए हैं, तो वो इस तरह से सेट हों कि आपकी गोल की अचीवमेंट में किसी दूसरे का हक ना मारा जाए। सिंपल है, ठीक है। ये जब आप इस पे बैठेंगे तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों में मज़ीद रहनुमाई की आगे ज़रूरत भी होगी, फिर आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट पर्सनल वैल्यूज़ यू हैव आइडेंटिफाइड टू अचीव योर गोल। ये 8वां सवाल है जो अब मैंने ऐड किया, जो पहले नहीं था, पहले 7 थे टोटल। ये आपका पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं HR मैनेजर हूँ, ठीक है, मुझे रऊफ़ अच्छा नहीं लगता, मिसाल दे, इसका ताल्लुक़ है F&B से। अब ये मेरे पास आता है, इसको अचानक कोई इमरजेंसी हो गई है, घर का कोई इशू है, कोई मेडिकल इशू है या कोई सोशल इशू है, तो ये मेरे पास आ जाता है मशवरा लेने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता, तो मैं इसको, अगर तो मेरी तबीयत और नीयत ख़राब होगी तो मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझूंगा इसकी प्रॉब्लम में इजाफ़ा करने के लिए। इसको ऐसा गलत मशवरा दूंगा जिससे इसकी परेशानियों में भी इजाफ़ा हो, ताकि एक तो इसको परेशानी की सज़ा मिले, दूसरा मुझसे ना बनाने की सज़ा मिले। अब यहाँ मेरी वैल्यू ऐड एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो जाएगी कि वो जैसा भी है मुझे पसंद है या नहीं, या वो मुझे पसंद करता है या नहीं, मैं मशवरा उसको ये समझ के दूंगा कि ये मैं मशवरा दे रहा हूँ और ये मेरी ज़ाती कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मेरी वैल्यू है कि मैंने मशवरा गलत नहीं देना, यानी ये सुन्नत भी है, तो मैं इसको सुन्नत समझते हुए भी मशवरा गलत नहीं दूंगा। हो सकता है मेरे इस अमल की बरकत से मेरे 10 अपनी प्रॉब्लम हल हो जाए, तो ये मेरी अपनी एथिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो गलत मशवरे देने में मशहूर होते हैं, गलत मशवरे दे के दूसरे को गलत ट्रैक पे चढ़ा के उनको अजियत में मुब्तला देखकर और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और बाज़ लोग होते हैं कि उनके साथ आप जितना भी बुरा सलूक करेंगे, जब भी आप उनसे मशवरा मांगने जाएंगे, वो मशवरा कम अज़ कम आपको ठीक देंगे, क्योंकि उस वक़्त वो आपके एज अ अपोनेंट की हैसियत से नहीं बैठे होते। वो फिर जब मशवरा दे रहे होते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर रहा हूँ, या अगर उनकी सोच इस लेवल तक नहीं है तो वो ये समझेंगे कि ये मैं हूँ, यानी मैं अपने आप में और रऊफ़ में फ़र्क कायम रखना चाह रहा हूँ। और वो फ़र्क यही है कि बेशक इसकी मेरी जितना भी एक पॉलिटिकल क्लैश है या रिलेशनशिप का क्लैश है, मैं इसको मशवरा गलत नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा मेरे मशवरे से इसकी बेहतरी हो, ताकि मेरे हुस्न सलूक से हमारा आपस का जो क्लैश है वो कम हो, बढ़े नहीं। ये एक मेरी पर्सनल वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, यानी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, आप समझते हो मेरा ये जी बिल्कुल पॉइंट है कि मुझे हेल्प आउट करेगा मुझे गोल पे पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप समझते हैं ना कि गोल आप अकेले अचीव करते हैं, तो कोई दुनिया का ऐसा गोल ऐसा नहीं है जो आप अकेले अचीव करते हो। आप दुनिया में रहते हैं लोगों के साथ, सिस्टम निज़ाम कुदरत ऐसा है कि आप जितनी दूसरों की मदद करेंगे, उनके रवैये, उनकी आपकी गैर मौजूदगी में आपके मुतल्लिक उनका परसेप्शन, आपकी रेपुटेशन, वो सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो 1 to 8 तक क्वेश्चन किए हैं तमाम गोल्स थे, मैं समझता हूँ कि ये लास्ट पे आपने जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पीच कर रहे हैं, टोटल आपने चैप्टर क्लोज कर दिए, वो 7 सवाल एक साइड पे, 7 क्वेश्चन एक साइड पे, और ये जो अब आखिरी आप 8 हैं, मैं समझता हूँ अगर इस पे अमल हो जाए तो आपके ऑटोमेटिकली पहले वो जो 7 गोल हैं वो अचीव हो जाते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर असिस्टेंट आउटलेट मैनेजर है, ठीक है ना। अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, अगर किसी जगह जाना चाहते हो तो F&B मैनेजर की हो जाएगी, ठीक है। F&B मैनेजर आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि मैं कल से F&B मैनेजर हूँ। अगर निसार साहब डायरेक्टर की पोजीशन पे जाते हैं, बीच में F&B मैनेजर की पोजीशन खाली हो जाती है, तो आप खुद से प्रमोट हो जाएंगे। आपको निसार साहब की सपोर्ट चाहिए होगी, विच मीन्स कि आपको उनके साथ ताल्लुकात बना के रखने होंगे, ईमानदाराना, सियासी नहीं।
दूसरी ये होगी कि निसार साहब आपको अकेले को प्रमोट नहीं कर सकते, उनके पास और भी लोग हैं इस पोजीशन के लिए, तो वो सबको साथ लेके चलेंगे, विच मीन कि आपको अपने कोलीग्स के साथ भी रेपुटेशन बना के रखनी होगी, ठीक है। और कोलीग्स के रिस्पांस के साथ साथ फिर वो ये भी देखेंगे कि आपका अपने सबॉर्डिनेट से क्या ताल्लुक़ है, तो आपको अपने निचले तबके के साथ भी बना के रखनी होगी, ठीक है। फिर वो देखेंगे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ लोग और मुख्तलिफ़ एग्जेक्टिव्स के साथ आपका रवैया क्या है, वो भी एक फ़ीडबैक होगा, क्योंकि हायर लेवल पे जब आप मूव होंगे तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो फैल जाएगा। पहले सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक था, जब आप F&B मैनेजर होंगे तो फिर आपका दूसरे डिपार्टमेंट के इक्वल आ जाएंगे ना मैनेजर्स के, तो आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरह मैनेजमेंट भी ये देखेगी कि आपके और निसार साहब की, यानी एक तो ये चीज़ें हैं जो निसार साहब देख रहे हैं एज अ बॉस, कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट देख रही होगी एज एन एक्सटर्नल बॉडी, ओवरऑल व्यू करके कि आपका परफॉर्मेंस क्या। तो आपकी जो वैल्यू है वो आपके ऑपरेशंस में नज़र आ जाएगी, खो आप उसको बयान करें ना करें। आपस में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर आपने किसी को चेक करना है कि उस आदमी की नीयत और तबीयत कैसी है, तो कभी फर्जी सी कोई प्रॉब्लम बना के उसके पास चला जाए और उससे मशवरा मांगा, उसके मशवरे से पता चल जाएगा कि वो ख़ुद कितना काबिल है, नंबर 1। नंबर 2, उसको ये पता चल जाएगा कि उसमें प्रॉब्लम को इवेलुएट करने की स्किल्स कितनी है, और नंबर 3 ये पता चल जाएगा कि उसकी तबीयत और नीयत क्या है आपके मुतालिक। आपको मशवरा दे के वो मुसीबत से निकालना चाह रहा है या मशवरा दे के मुसीबत में और धकेलना चाह रहा है। तो सिर्फ़ एक मशवरे की स्किल ऐसी है कि अगर आदमी इसको प्रॉपर्ली इवेलुएट करना शुरू कर दे तो पता चल जाएगा उसको। अक्सर होटलों में जो बैकग्राउंड से आए हैं उनको पता है कि मशवरा देने की और लेने की जो एक्सरसाइज होती हैं होटलों में, उससे कितना नुकसान होता है लोगों को। कोशिश करते हैं ये आदमी इस मशवरे पे अमल करे ताकि मैनेजमेंट की नज़रों में जलील हो। तो आप जलील कर कितने लोगों को कितनी दफ़ा जलील कर लेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, यानी आपकी एक रेपुटेशन डेवलप हो जाएगी कि भाई मुसीबत में मर जाना, इससे मशवरा नहीं लेना। और वो ऐसे लोग काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। और बाज़ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में रखती है कि हो सकता है टेक्निकली वो कॉम्पिटेंट ना हो, बट वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉइज़ के लिए थ्रेट नहीं होते। वो एटलीस्ट उनको पता है कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस या क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट में कि मैनेजमेंट को भी दुरुस्त मशवरा देंगे और ये जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको भी दुरुस्त मशवरा देंगे। तो सिर्फ एक मशवरा करने की सलाहियत, ये वैल्यू हो जाएगी कि मैं किसी को गलत मशवरा नहीं दूंगा। ये आपकी थ्रू आउट दी गोल कैरियर में आपकी रेपुटेशन भी डेवलप करेगी और आपका क्राइसिस भी। इसी तरह दूसरी ये हो सकती है आपकी वैल्यू कि मैं ऑफिस पॉलिटिक्स की बजाय अपने टैलेंट पे, अपनी ज़िम्मेदारियों पे फोकस करूँगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर आपको जॉब छोड़नी भी पड़ती है तो ऐसी शुक्र करें कि ऐसी जगह से आपका छुटकारा हुआ जहाँ सिस्टम और परफॉर्मेंस की बजाय पॉलिटिक्स की बेसिस पे फ़ैसले होते हैं। तो वो ऐसी जगह से छुटकारा पाना ही बेहतर है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, तकलीफ़देह अमल होता है, मगर अल्टीमेटली आप अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी सैलरी पैकेज के साथ आते हैं, बट दे प्रेफर टू वर्क इन इस्लामाबाद क्लब। क्यों? कि यहाँ उनको ये रिलैक्सेशन होती है कि उनकी प्रेजेंस में भी और उनकी एब्सेंस में भी उनकी टांग कोई नहीं खींचेगा। ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड जॉब में हमारी एनवायरनमेंट है। हम तबीयतों में या पर्सनालिटीज़ में इन्वॉल्व होकर लेग पुलिंग नहीं करते। तो हमारे आप भी मेरे ख्याल अप्रेंटिस पे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा हमारा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये भी कल्चर नहीं है कि आप अपने डिपार्टमेंट को दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट मिलें। और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे HR मैनेजर को अगर आप दिन में 1 दफ़ा नहीं मिलेंगे तो HR मैनेजर नेगेटिव हो जाएगा। वो दरबार लगाया होता मुगलिया, आके 1 दफ़ा दिन में सलामी देनी होती। तो कई ऐसे लोग थे जो शुरू में जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, वो दिन में आया करते थे 1 दफ़ा सलाम करना। फिर मैंने हाथ जोड़ के मना किया, मैंने कहा ये काम नहीं करो भाई, आप अपने पास काम करो। अगर आपकी मुझसे 4 महीने भी मुलाकात नहीं होती तो ना मुझे कोई तकलीफ़ होगी और ना आपको होगी। आपको जिस दिन तकलीफ़ होगी वो ऑपरेशन और थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। बट आपको पर्सनली आके चेहरा दिखा के मुझे सेटिस्फाई करना कि सर मैं हाज़िर हो गया हूँ, ये कल्चर हमारा नहीं है। इसी तरह बाज़ का हमारे 1-2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो जब भी गुजरे तो सलूट मारते हैं। उनको मैंने बुला के मना किया, उनके 1 दफ़ा काफ़ी होता है। अगर सलूट मारने की वजह अगर सलाम कर लें वो ज़्यादा बेहतर है।
मगर हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, वरना सारी आप ड्यूटी की बजाय दिन में 10 दफ़ा एग्जेक्टिव गुजरते हैं तो आप फिर सलूट ही मारते रहेंगे। तो हमने वो कल्चर भी यहाँ पे रोकने की कोशिश किया। सलाम का कल्चर इम्प्रूव किया, सलूट का कल्चर ख़त्म किया, वो ज़्यादा बेहतर है, डिसेंट भी लगता है। और अगर सलाम ही करना है तो वो सिर्फ एग्जेक्टिव्स को नहीं, मेंबर्स को भी करें, सबॉर्डिनेट को भी कर लें, ताकि एक अच्छे इंसान का तासुर उभरे, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का तासुर नहीं उभरे। इसी तरह मेरी एक और भी पर्सनल वैल्यू है कि नौकरी करनी है इज़्ज़त और वक़ार के साथ। जैसे मैं फ़ील करूँगा कि अब मेरे इज़्ज़त पे हमला हो रहा है या मेरी रेपुटेशन जानबूझ के ख़राब की जा रही है, तो मैं जितना भी मजबूर क्यों नहीं होऊंगा, मैं फ़ौरन रिज़ाइन सबमिट कर दूँगा। ये मेरी ज़ाती वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि इसी तरह आप ख़ुद से डिसाइड करें इसी तरह आप ख़ुद से डिसाइड करें कि आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू क्या होगी। और इसी तरह मेरी एक वैल्यू है कि जब मैं समझता हूँ कि मेरे सीनियर कोई गलत डिसीजन कर रहे हैं, तो मैं ये सोचने की बजाय कि उनकी नीयत में कोई ख़राबी होगी, मैं ये सोचूंगा कि शायद उनके नॉलेज में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो होनी चाहिए। तो मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए उनको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा, पहले से लेबल नहीं लगाऊँगा। अगर वो मेरी बताई हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाती हैं, इसके बावजूद वो डिसीजन ऐसा करते हैं जो मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल बेस्ड है, तो फिर मैं अपना प्लान ऑफ एक्शन अलहदा से डिज़ाइन करूँगा कि मुझे रहना है या जाना है। बट जैसे मैं फील करूँगा कि मेरे सीनियर को गलत डिसीजन कर रहे हैं, तो मैं पहले से डिसाइड नहीं करूँगा कि उनकी नीयत या तबीयत ख़राब है। मैं ये कहूँगा हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वक्त पे ना पहुँची हो, जिसकी वजह से ये डिसीजन हो गया, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा दूँगा। और पहुँचाने के बाद बाज़ का होता है गलत डिसीजन हो जाते हैं, मगर जब इन्फॉर्मेशन एडिशनल पहुँचती है बाद में, तो वो रवैया बता देता है कि ये पहला डिसीजन गलती में हुआ या जानबूझ के। अगर पहला डिसीजन गलती में हो गया और इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं फेस रीडिंग देखता हूँ, थोड़ा सा स्टडी करता हूँ बॉडी लैंग्वेज कि वो रिएक्शन क्या आता है, तो रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले आई होती तो ये डिसीजन ना होता। विच मीन्स कि इंसानों से गलतियाँ होती हैं गलत फ़ैसले करने में, तो ये गलत फ़ैसला ये भी हो गया कोई। फिर मैं मैनेजमेंट के साथ हूँ फिर मिलजुल के गलत डिसीजन अगर कोई हो गया तो उसको वापस सही डिसीजन में कन्वर्ट करना, और कोशिश करके मैनेजमेंट को जो नुकसान हुआ है गलत डिसीजन से उसको वापस ला के तो डिसीजन को रिवाइज़ करवाना। उसका भी एक अपना प्रोसेस होता है, डिसीजन होता है, एकदम से डिसीजन वापस नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन की ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इंडिविजुअल की ईगो को संभालने की बजाय प्रेफर करेंगे कि इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन से निकालें। इसलिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव ईगो के सामने खड़े ना हो, वरना उसमें बहुत नुकसान होता है। और एक और मेरी वैल्यू है जिसको मैं कहता हूँ कि अगर कभी आमना सामना हो ही जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला करने की बजाय सबमिट कर दें अपने आप को। मैं गरीब आदमी, ये मेरे रिज़ाइन अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो मेहरबानी होगी, आपको जो कुछ चाहिए मुझसे ले लें और मेरी जान छोड़ें। यानी मैं उसको अगर अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करूं तो बावले कुत्ते के काटने से बचना चाहिए, ठीक है ना। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जाती हैं, बावले कुत्ते वाला हो जाता है, उनके काटने से बचना चाहिए। जितना टाइम आप उनके साथ कन्फ्रंटेशन में डेवलप करेंगे, उतना टाइम आप किसी अच्छी जॉब, दूसरी जॉब ढूंढने में लगा लें तो आप सुकून में रहेंगे। इसलिए जब आप फील करें कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के रवैये नेगेटिव हैं, यानी मैं अपनी वैल्यू बता रहा हूँ, जब मैं समझूंगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसका रवैया ही हो गया, तो मैं फिर इज़्ज़ो इनकिसारी में उसकी अना को हर्ट किए बगैर वहाँ से अस्सलाम वालेकुम। और नौकरी का मुझे अब खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पता है कि मैं अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी को जब एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा से पहली से बेहतर जॉब पे गया हूँ। तो मुझे पता है अगर मैं ये छोड़ता हूँ तो इससे भी बेहतर पे जाऊँगा, नीचे नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। इतना कॉन्फिडेंस आपको अपनी सलाहियतों पे अपनी बिलीव होना चाहिए। तो वैल्यूज़ बिलीव बेस्ड होती हैं। हाँ, मगर जो आदमी हमेशा सहारे ढूंढ के नौकरियां तलाश करता रहे, उसमें बिलीव नहीं होता। वो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ करेगा वो कहेगा जी मैं तो ही ठीक हूँ। तो हमेशा जब आपका बिलीव स्ट्रांग होगा
तो उस स्ट्रॉन्ग बिलीव की बरकत से बाज़ का अल्लाह ताला का शुक्र ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ईगो दिखाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। बाज़ का बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो ईगोटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ टेस्ट करती हैं एम्प्लॉई को कि हम इसको टफ़ टाइम देते हैं, देखें करता क्या है। तो जब आप सबमिट कर देते हैं अपने आप को, हाजिर हैं जैसे हुक्म करें, ठीक है। मेरी एक पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक ऐसा क्लैश डेवलप हुआ कि मैं जब उसको एनालाइज करता हूँ तो मैं समझता हूँ वो प्योरली पॉलिटिकल बेस था। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। अब मैं अगर उसमें फ़ेस टू फेस खड़ा हो जाता हूँ तो मैं विन कर जाऊँगा, बट मेरा टाइम बहुत लगेगा, मेंटल टेंशन भी होगी, क्योंकि आना तो सुबह उधर ही है ना 9 to 5। एक तो 9 to 5 टेंशन में, फिर मैं फ़ाइट करता हूँ, ठीक है, वो प्रोसेस सारा इनिशिएट करता हूँ। तो अब ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, और अगर मेरे कोई हमदर्द भी हैं तो वो अपनी नौकरियों का पहले सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितनी टेंशन मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने पे यहाँ लगानी, उससे बेहतर नहीं कि उससे थोड़ी सी कम मेहनत करके मैं इससे अच्छी जगह पे चला जाऊँ। और दिलचस्प बात हुई कि उसके बाद जो मुझे जॉब मिली वो उससे ओहदा भी डबल था, सैलरी पैकेज भी डबल था। और जब मैंने वहाँ से अस्सलाम वालेकुम ली, उनसे हाथ मैंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे नालायक को इतने दिन अपने पास रखा। तो बहरहाल अब मैं जाना चाहूँगा, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें रुखसत करने की तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं आपकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊँगा। ये मैंने बीच में, तो फिर उन्होंने एक, मैं आपको यानी टेक्निक्स बता रहा हूँ, फिर उन्होंने एक वैसे ही कोई होता है ना तंग करने के लिए कोई ना कोई रीज़न के जा ही रहा है तो तंग करके भेजेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सीडी थी आपके पास, वो सीडी क्या थी, वो जो सॉफ्टवेयर की मार्केट से मिलती है, तो वो 30 रुपये की मिलती है गालिब में, उसको 30 रुपये की मिलती है। तो वो आपके उसमें से रिकॉर्ड में से मिसिंग है, उस पर तो बड़ा कीमती डेटा था। मैंने कहा जी अच्छा जी। मैंने कहा सर मैं इधर ही हूँ, आपने जो डिडक्शन करनी है कर लें, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे मैं नहीं उठूँगा, ठीक है। तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मेरी सेटिस्फेक्शन बेस करती है आपकी सेटिस्फेक्शन पे। अब जब आपने किसी ऐसे आदमी से डील करना हो जिसकी नीयत भी ख़राब हो और तबीयत भी, तो उससे डायरेक्ट नहीं होते आप, फिर आप अपने आप को सबमिट कर दें। एक्शन प्लान बैग पे रखा हुआ है, ये नहीं कि नहीं रखा हुआ, मगर हत्तल इम्कान कोशिश ये करनी है कि उसको शर्मिंदा करें अपनी इज्ज़ो इनकिसारी से, ठीक है ना। उसकी ईगो है वो एक लेवल से नीचे नहीं उतरेगा, इज्ज़ो इनकिसारी की लेवल कोई नहीं होता, ठीक है ना। अपने आप को गिराना नहीं है, मगर उसको जुमले ऐसे बयान कर देने कि उसको ये इत्मीनान हो जाए कि मेरा इसके साथ ईगो का क्लैश नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, जैसे आप हुक्म करें, मुझे बता दें कि मैंने क्या करना है। जब आप मुतमईन हो जाएंगे मुझे बता दीजिएगा। अब वो क्या करेगा, अगर मैं कन्फ्रंट करता हूँ तो उसके पास सवाल हैं मुझे मज़ीद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने के। तो जब मैंने सरेंडर कर दिया कि सर सब कुछ आपके हाथ में, आप ही बताएं क्या करूँ, तो अब उसने मेरे जवाबात की बुनियाद, मेरे जवाब में से सवाल निकाल के मुझे वापस करने थे। तो जब मैंने कहा कि सब कुछ के मालिक ही आप हैं, तो अब वो जो ज़हन खाली था उसका ज़हन सिर्फ तैयार था सवाल जनरेट करने के लिए, कि मेरे जवाब के मुकाबले में वो सवाल जनरेट करके फिर मुझे उसमें उलझन में फंसाएगा। तो जब मैंने सारा कुछ उसी के हैंड ओवर कर दिया कि सर आप ही बताएं क्या करना, तो ऐसे लोग जिनकी तबीयत और नीयत ख़राब हो उनका ज़हन भी खाली होता है। वो बस उनके पास एक स्किल होती है कि वो दूसरे के जवाब में से अपने सवाल क्रिएट करके अपनी जहानत को साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। तो वो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला भी साथ ही होते हैं बंदे की नीयत और तबीयत ठीक हो। तो मैंने कहा यहाँ पे इज़्ज़त होगी या बेइज्जती होगी वो फिर सब अल्लाह ताला के हजूर ही हैं, तो जैसे वो चाहेगा वैसे हो जाएगा। ये भी बिलीव अगर आपका हो ना कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इंसान नहीं कर रहा है, ये पीछे से कुदरत है। तो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं जब मेरा गधा मेरी बात नहीं मानता ना, मैं यानी वो लकड़ियाँ वगैरह लेके आते थे जंगल से, तो कहते हैं अगर कभी मेरा गधा मेरी बात नहीं मानता था तो मुझे शक पड़ जाता था कि आज मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसका असर इसकी नाफरमानी में। तो जब इंसान हज़रत आग की क्या सिफ़त है, जलाना, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी होगी थी कि नहीं। तो जब चीज़ें अपनी कुदरत पे ना रहें और अपनी कुदरती सिफ़ात से हट के आपके लिए नरम या सख्त हो जाएं, तो इसका मतलब है पीछे किसी और कुदरत का हाथ है। जब एक आदमी जो इंतहाई बदतमीज़ कंसिडर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप उसके सामने बैठे और वो आपसे प्यार से बात कर रहा, तो उसकी अपनी ज़ाती सिफ़त नहीं है, वो पीछे से उसको हुक्म है कि इस बंदे के साथ आपने ध्यान से बात करनी है। तो
अब जब मैंने उसकी ज़ाती सिर्फ देखी आदमी की, तो मैं समझ गया कि अगर मैं इसकी ज़ात के साथ इन्वॉल्व होता तो इसकी ज़ात यही है। तो मैंने इज्जो इनकी सारी दिखाई, और फिर ऊपर से जो हुक्म आया उसी इज्जो इनके सारी के साथ प्यार मोहब्बत से उसने मुझे रुखसत किया। जब मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया उससे डबल सैलरी पैकेज पे, तो मैंने फूलों का एक गुलदस्ता और अपना विजिटिंग कार्ड उसको प्रेजेंटेशन की। फिर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसको खाना शाना खिलाया। ये चीज़ें होती हैं। तो समटाइम जो होता है कि आप या तो दूसरों लोगों के लेवल पे उतर के उनके साथ बन जाएं, या अपना लेवल मेंटेन रखें मगर उनके साथ डील इस तरह से करें कि क्लैश की सूरत ना डेवलप हो। इसलिए कुरान पाक में हुक्म है कि जाहिलों से सलाम अर्ज़ करके तो आराम से गुजरे। जाहिलों से इन्वॉल्व नहीं होना उनकी जहालत में, वरना आप में और उनमें फ़र्क कोई नहीं रहेगा। बस उनकी जहालत से बचते हुए सलाम अर्ज़ करके, यानी वही प्यार और मोहब्बत के यानी उसको प्यार और मोहब्बत के रवैये में इन्वॉल्व करके उसकी जहालत से बचते हुए आराम से करीब से गुजर जाए। ये उसमें इस तरह की बेशुमार वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो अब आपकी वैल्यू क्या है, ये मैंने सैम्पल के तौर पर बता दी, ये आप डिसाइड करें। यानी अगर मैं इसको रिवाइज़ करूँ, एक तो ये है कि मैं किसी के साथ क्लैश में नहीं उलझता। क्लैश में उलझने से बेहतर है कि जितना टाइम आपने, अच्छा ये वैल्यू मैंने डिज़ाइन कहाँ से की, क्लैश में ना उलझने की। सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता, मैं भी जाहिल आदमी हूँ। तो इमाम ज़रनुजी ने किताब लिखी है टीचर्स ट्रेनिंग पे, अल तालीमुल मुतल्लिम लिखवाई थी। उसका उर्दू तर्जमा मुक्तदरा कौमी ज़बान वालों ने प्रिंट किया है। वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर के ऊपर है। उसमें एक चैप्टर है स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के ऊपर। तो उसमें इमाम ज़रनुजी कहते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लास में दो स्टूडेंट्स में क्लैश डेवलप हो जाता है। तो वो जिस स्टूडेंट को वो मुखातिब है ना, वो उसको ये कहते हैं कि अगर क्लैश क्लास में डेवलप हो गया, कुछ स्टूडेंट आपसे जेलस हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और टीचर भी आप पे मेहरबान है, तो जेलसी में वो क्लैश डेवलप करेंगे। तो वो स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर आपने उनकी ज़्यादतियों का, तकालीफ़ का और क्लैश का जवाब उसी तरह दिया तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका उनसे इंतकाम लेने का ये है कि वो क्लैश में मुब्तला हैं, फोकस्ड हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस हो जाएं। आप अपनी कामयाबी से उनको उनकी ज़्यादतियों का जवाब दें। उनकी नाकामी ये होगी कि वो अपने गोल को छोड़ के क्लैश में मुब्तला हो गए, सारा माइंडसेट उन्होंने क्लैश में रखा हुआ है। आप उसको हटा के, उनके क्लैश को इग्नोर करके आप अपनी स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। जब एंड रिज़ल्ट आएगा, अनाउंस होगा, तो आपकी सक्सेस जो होगी, अचीवमेंट जो होगी, वो बज़ाते ख़ुद लोग, और दूसरा ये कि सोशल लेवल पे लोग कामयाबियाँ याद रखते हैं, नाकामियाँ या प्रॉब्लम नहीं। आप अगर अपने कामयाबियाँ, नाकामियाँ और प्रॉब्लम्स बताना शुरू करें लोगों को, तो लोग आपके पास बैठना छोड़ देंगे, क्योंकि हर आदमी परेशान है, हर आदमी के घर में प्रॉब्लम है, मगर हर आदमी उस आदमी के पास बैठना पसंद करता है जिसके पास बैठ के कुछ देर के लिए जहन पुरसुकून हो जाए, कुछ हंसने का कुछ मौका मिल जाए। तो अगर आप अपनी खुशियाँ, कामयाबियाँ और हंसते मुस्कुराते लम्हात ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप हर दिल अजीज़ बन जाएंगे। तो गोल के अंदर आप ये भी एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि मैंने जब भी किसी के साथ बैठना है, अपनी या मुआशरे की या दूसरों की खामियां, प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करनी। मैंने जब भी बात करनी है पॉजिटिव करनी है और कोई अच्छी बात करनी है। और ये देखेंगे जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप ये पाबंदी लगा लें कि मैंने अगले 2 दिन तक या 1 हफ़्ता कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, ना मुल्क पे तनकीद करनी है, ना प्रेसिडेंट पे तनकीद करनी है, या ना महंगाई पे तनकीद करनी है, या ना अपने ऑफिस के किसी सिस्टम के ऊपर तनकीद करनी है, तो आप देखिएगा आपको अच्छी खासी पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? ये हमारे रवैये का एक साइकोलॉजिकल हिस्सा हो गया हुआ। अच्छी बात करना अजीब सा लगेगा, पता नहीं मुझे क्या होगा। तो मैं वो बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजिकली हम किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और दूसरे एरियाज़ में। तो ये क्लियर हो गया? सर एक क्वेश्चन है जी। तो आपने ये बात की थी कि जो पर्सनल वैल्यूज़ होती है, कॉम्पिटेंट बंदे की पर्सनल वैल्यूज़ भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक इनकॉम्पिटेंट बंदा आता है तो उसकी पर्सनल वैल्यूज़ भी ज़ाहिर बात है उस लेवल, बल्कि बहुत उसका जो है ना एक लेवल वीक लेवल पर होती है, ठीक है। मतलब हम उन लोगों ने, हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम उनके साथ क्लैशेस में तो नहीं जाते, ठीक है, हम अवॉइड करते हैं उनके साथ क्लैश, लेकिन एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को आप किस तरह से हैंडल करेंगे कि आप अपने जो आपका गोल है वो आप शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम उसको अचीव कर सकें?
मतलब ज़ाहिर उनकी इनकॉम्पिटेंसी आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। मतलब क्लैशेस को आप ठीक है एक साइड पे रख रहे हैं। ये इनकॉम्पिटेंट बंदा आपका ऑफिस को ले गया या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा? दोनों में जवाब फ़र्क हो जाएगा, इसलिए पूछो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें बेहतर यह है कि आप उससे सिर्फ उतना कॉन्ट्रैक्ट रखें जितना आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिक्वायर्ड है, बस। और अगर मेरा ऑफिस कोलीग है, मेरा उसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, हाँ, तो फिर उसमें ये है कि आप अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके रखें, तक जब कभी इवैल्यूएशन की राव फिर इधर आ इधर आ राव जल्दी से। आज आमिर साहब नहीं हुए ना, इसलिए आज सच्ची बात बता दी। इधर आओ ना, मैं इसलिए गया कि कैमरे में वापस आओ। अच्छा, नहीं वो अच्छा सवाल इसलिए है कि कभी कभी ऑफिस में होता ही है कि इनकम्पिटेंट बंदा आपके साथ कोलीग है और बॉस को नहीं पता, तो अक्सर उसके खमियाजे आपको वो करने पड़ते हैं। तो द बेस्ट थिंग टू डू कि आप अपने हिस्से का काम पूरा करके रखें, और अगर आपके पास ऑप्शन है ईमेल की बॉस को, तो जैसे आप अपने हिस्से का काम कंप्लीट करें बॉस को भेज दें। और अगर कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है ना, अब वो यानी ये आपके काम करने वाले हैं कि आप अपने हिस्से का जो आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई है, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको जॉइंटली रखा गया है, तो अगर ये काम बॉस ने नहीं किया मगर आप ये करें कि बॉस से कहें कि उस जॉइंट प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दें कि आपके हिस्से का काम क्या है और आपके हिस्से का काम क्या है, ताकि वो ब्लेम गेम ख़त्म हो जाए, क्लियरली डिफाइंड हो जाए कि इस जॉइंट प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है और आपने क्या करना है। जैसे अगर शहजाद को, राजा साहब को कोई जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें F&B मैनेजर, तो आप दोनों अगर उनकी तरफ से ये नहीं आया तो आप दोनों पूछ लें कि सर ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करें। अगर वो कहें कि ख़ुद से कर लें तो ख़ुद से बैठ के डिज़ाइन करके उनको दिखा के उनकी नज़र में, ताकि और फिर उसमें ये होगा कि आपस की कोऑर्डिनेशन होती है और डे टू डे बेसिस पे बॉस को, ये मैं सिनारियो वो डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें बॉस अच्छा, अगर खुदा ना खासा बॉस इनकम्पिटेंट है और फिर कुलीग भी इनकम्पिटेंट है, तो फिर उसमें बंदा 5 वक्त का नमाजी हो जाता क्योंकि वो फिर दुआ के बेस पे सारी नौकरी चलती तहज्जुद ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिनारियो इस सेंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बॉस ठीक है, कुलीग इनकम्पिटेंट है, और वो फिर बॉस जो होगा वो दोनों से फीडबैक लेगा। यानी अगर मैं अपने कुलीग से, रऊफ़ से और नादिया से फ़ीडबैक ले रहा हूँ, और वो जब मैं रऊफ़ से अलहदगी में बात करता हूँ तो कहता है सर नादिया ने ये नहीं किया। अब मैं इसका पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी करूँगा, बिहेवियर स्टडी करूँगा कि ये हर बात में नादिया पे कर देता है। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं नादिया को और इसको दोनों को इकट्ठा बुलाऊँगा और पूछूँगा कि क्या इशू है, आमने सामने, ठीक है ना। बट इससे भी पहले, ताकि ये नौबत ही ना आए कि वो नादिया का नाम ले, मैं प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते वक्त दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी के साथ डिवाइड करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा, ताकि इन दोनों को भी काम करने में दुश्वारी ना हो। और फिर मैं ये भी बताऊँगा कि इनमें से कौन कौन से एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हैं जो आपने मिलजुल